नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनावी सरगर्मी अपने उफान पर है और इस बीच मेरे साथ अभी जो एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मोदी सरकार के बहुत ही काबिल मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। उनके मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप स्कीम है और चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हरदीप सिंह पुरी जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपसे मैं आपके मंत्रालय की योजनाओं पर बात करूंगा, क्या अचीवमेंट है जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन उससे पहले रायबरेली में बहुत जबरदस्त हलचल है सर। उत्तर प्रदेश में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी आ गई है। राहुल जी आ गए मैदान में। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत। ऐसा है, एक परिवार, आप समझ गए होंगे मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं। पिछले कितने डेकेड से ये दो कंस्टिट्यूएंसीज को नर्चर कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर आज के दिन ये दोनों कंस्टिट्यूएंसीज को भी नहीं, देखिए नर्चर करने तो एक बात है, वहां से चुनाव लड़ने के लिए भी वो मैदान में नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज मिलता है आपको? मैं तो, आप कहोगे आप तो, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं मोदी जी की टीम का एक मेंबर हूं, पर आम जनता को क्या मैसेज मिलेगा इससे? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जहां तक उनके परिवार की एक इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सोनिया जी चाहें कि उनकी बेटी नई राजनीति में आना चाहती है या आना चाहती है, हाफ हार्टेडली आना चाहती हैं। मुझे याद है पिछले जो असेंबली के चुनाव आए थे उसमें उनको उत्तर प्रदेश, शायद ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की सीटों का प्रभारी भी बनाया था। वो भी जो जिम्मेवारी है वो निभा नहीं पाई ठीक तरीके से। अब उनके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं? मैंने आज समाजवादी पार्टी सपा की एक स्टेटमेंट देखी, वो भी कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स एक सीरियस बिजनेस है। सीरियस बिजनेस का मतलब यह है कि ये नहीं हो सकता अब मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूं कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो मैं अटेंड कर लूं, बाकी जगह मैं थाईलैंड या स्पेन चला जाऊं। ये उस किस्म का प्रोफेशन नहीं है सर। वो तो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। आप जब वायनाड चुनाव लड़ने गए थे तो आपने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सीरियस नहीं लगती, वो इमोशनल इश्यूज पे शायद वोट करती है, कुछ ऐसी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, याद नहीं आ रही मेरे को। अब आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ते थे अमेठी से आप चुनाव लड़ने में असफल रहे, फिर आप वायनाड गए। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वायनाड से जीतेंगे? एक तो ये प्रश्न उठता है। जनवरी में एक पोलस्टर ने किया था कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनके पास वहां पे, क्योंकि निगलेक्ट किया उन्होंने, विकास हुआ ही नहीं वहां पे। तो मान लीजिए वहां से अगर जीत भी गए तो, मैं बड़ा कंडीशनल वो अपना फॉर्मुलेशन दे रहा हूं आपको, तो ये फिर किसको छोड़ेंगे? वायनाड को छोड़ेंगे या रायबरेली को छोड़ेंगे? मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं दोनों ही हार जाए। वायनाड भी हार सकते हैं भाई। वायनाड में जो सीपीआई की कैंडिडेट है एनी राजा, मैं तो जानता हूं उनको बड़ी अच्छी तरह, बहुत सालों से राजा जी को इनको जानता हूं। राजा की वाइफ जी, तो अच्छी कैंडिडेट है और बीजेपी की भी वहां पे जो वो है, अगर वो वोट जिस तरीके से चल रही है और आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, नॉन सीरियस लगते हैं। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबला बहुत कड़ा हो जाए? किसके? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए कड़ा कैसे होगा? इंडिया पार्ट टाइम। हाँ। साहब, ये जो अलायंस की आप बात कर रहे हैं, अब जो ऑपोजिशन अलायंस की, इंडी अलायंस या घमंडी अलायंस जो भी है, इसको आप इनसे पूछिए, आपका कोई कॉमन प्रोग्राम है? आपने कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की है? अब उसको देखो, उनके जो एक सो कॉल्ड डोमिनेंट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उनका कोई एडजस्टमेंट है? 4 सीट एक लड़ रही है, 3 दूसरी लड़ रही है। पंजाब में वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो आप उनको ये देखिए। दूसरा, जहां तक समाजवादी पार्टी है, उनकी एक लीडर है शायद मरिया आलम खान, उसने कल वोट जिहाद, मैंने तय कर लीजिए आपके मतलब बेसिक विचारधारा आपकी क्या है। आप लोगों ने विरासत टैक्स की भी बड़ी चर्चा कर ली थी। राहुल गांधी जी विरासत की सियासत करने गए हैं रायबरेली में।
मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है उस लिहाज से कौन बेहतर होता, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? लीडर के तौर पे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, मैं तो विश्वास रखता हूं कि वो इटालियन फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें मेल चाइल्ड को ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका जी को तो आने ही नहीं दे रहे वो। कौन ज्यादा अच्छी कैंडिडेट होती अगर मान लीजिए प्रियंका जी लड़ती अमेठी से स्मृति जी के खिलाफ, या वहां लड़ती क्या नाम है रायबरेली से दिनेश जी के खिलाफ, तो पता लग जाता। पर आप तो उतर ही नहीं रहे हैं। पब्लिक में मैसेज यही जाता है कि ये मैदान छोड़ के भाग गए। वो तो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं। संविधान को पूछो, वो कह रहे संविधान की बात करते हैं और क्या बेहुदा बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगी। हम में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात ही नहीं की। उल्टा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार हुआ है? इनके टाइम पे हुआ है। ये जो सेक्युलरिज्म सोशलिज्म शब्द आए, आप देख लीजिए इतिहास कब आए, इनके समय आए। मैं उसे ये नहीं कर रहा हूं अच्छा या खराब है, मैं उसको उसकी बारी नहीं कर रहा हूं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हमने कभी की और ना हमने करने की बात की है। अच्छा, एक बात बताइए हरदीप जी, जो आप लोगों का एक नारा है इस बार सबसे अधिक जो प्रचलित नारा है, बीजेपी के लोग हर जगह लगाते हैं, मैं तो कई सभाओं में गया था, अभी दक्षिण भारत भी गया था, महाभारत एक्सप्रेस लेकर 15,000 किलोमीटर में घूमा। अब की बार 400 पार, कुछ लोग रामेश्वरम भी कहते हैं, मुझे मिले थे, और हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी। ये 400 पार का आंकड़ा होगा कैसे? मतलब क्यों? ये तो करिश्मे जैसा लगता है। नहीं, ऐसा है, जब भी आप कोई चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप अपना पुराना इलेक्टोरल रिकॉर्ड देखते हैं और फिर आप कैसे कहां जाते हैं। जहां तक बीजेपी है, मैं आपको बताता हूं, मुझे इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ बहुत समय हो गया। अभी तो मैं 7 साल से मंत्री हूं, पर मैंने इसको फॉलो किया पहले भी। एक जमाना था जब दिल्ली में लोकसभा में हमारे 2 सीटें थी, ठीक है। हमें कहा जाता था कि हम नॉर्थ इंडियन पार्टी है, हमें कहा जाता था कि हम सिर्फ ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी हैं। अभी क्या स्थिति है? हम वहां 2 से उठ के 2014 के चुनाव में पहली बार कितने 37 वर्षों के बाद एक पार्टी को बहुमत अपने आप में मिली। जब 2014 का चुनाव मैंने एंटिसिपेट किया था, जब हम 2019 में गए, हमने क्या कहा था, हम इस बार 300 से ऊपर लाएंगे। 300 का क्या मतलब था कि आप 272 वाला रेंज नहीं होगा, आप उससे कंफर्टेबल ज्यादा हो। हमारे 303 तो हैं। अब हम अगला वो कर रहे हैं। तो मेरी इसमें एनालिसिस मैं आपको सबमिट कर दूं, हमेशा रही, अगर 10% भी हमारे पास सीटें ज्यादा आई, हम 303 से 333 पहुंच जाएंगे। अगर 15% ज्यादा आई तो हम 345 के आसपास पहुंच जाएंगे। नहीं, इसका संबंध कुछ लाभार्थियों वाले से तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। को जो वोट पिछली बार मिले 22 करोड़ 90 लाख के आसपास, 22 करोड़ लाभार्थी 100% है। 100% है। कैसे? ये माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव के पहले हमारे छोटे मंत्रियों का ग्रुप बनाया था और ये उन्होंने ये कहा था, जो आपके हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, इनको आप सब मिला दें तो कितने आपको वोट मिलेंगे। हमने मिला वोट नहीं, लाभार्थी कितने हैं उसमें देखेंगे। हमारे लाभार्थी उस समय 22 करोड़ थे। आपको पता भाई साहब, हमारे 2019 के चुनाव में 22 करोड़ मिले। अब मेरा ये कहना नहीं है कि अगर हर एक लाभार्थी हमारे लिए वोट देगा, कुछ लोग जो लाभार्थी नहीं है वो भी देंगे। और एक परिवार में अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना मिली है किसी को, उसमें 4 वोटर है, चारों नहीं देंगे, हो सकता है एक दे या चारों सारे दे, बट को रिलेशनशिप है नंबर ऑफ लाभार्थी और वोट्स और सीटों में। अच्छा, मोदी सरकार की जो कुछ योजनाएं जो बहुत ज्यादा चर्चा में है और वोट के लिए उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है हर जगह होर्डिंग पे, उसमें आपके मंत्रालय की कई सारी योजनाएं, दोनों मंत्रालयों में कई ऐसी योजनाएं हैं जो वोटर को अपील करती हैं। इसमें 14 करोड़ शौचालय बनाना, वो सारी मेरे मंत्रालय के नहीं है, उसमें रूरल भी है। एक और आप ही के मंत्रालय से संबंधित सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों में थोड़ी और राहत जनता को आप दे सकते थे, उसका भी जनता को फायदा मिलता? पहली बात तो ये हम दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। मुझे लगता है कि इसके पूरे फैक्ट जब पता लगे, जब गैस के सिलेंडर जिसका दाम डिपेंडेंट होता है सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जब सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 313% आगे बढ़ा, हमने उसका पास ऑन सिर्फ 70% किया। जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम हैं वो दुनिया भर में बढ़े, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। हमारे आसपास के जो दक्षिण एशियाई के देश हैं वहां पे 70-80% दाम बढ़ा, बाहर के देशों में 30-40% बढ़ा, और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल 2% कम हो गया। क्यों हुआ? कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2 ओकेजन्स पे, नवंबर 2021 और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी कम की। हमारे बीजेपी की जो राज है उन्होंने वैट कम किया। जनता क्या उम्मीद करेगा आने वाले दिनों में? जनता तो क्या, मैं तो जनता के साइड में हूं। मैं तो कहता हूं और दाम कम होने चाहिए, पर आप एक काम करिए, ये जो युद्ध है ईरान इजराइल, आपकी तो बहुत पहुंच है, और वो जो रेड सी में हुतीज जो अटैक कर देते हैं, अगर वो शांत रहे तो मुझे लगता है ये पेट्रोल और डीजल प्राइसेस भी आने वाले 6 महीने में अगर चले तो कंट्रोल में। अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट पर जो डाला है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि जनता ने बीजेपी को कर दिया टाटा क्योंकि हम मुफ्त में देंगे आटा और डाटा। आटा और डाटा जी, वो ऐसा है, जनता ने बीजेपी को टाटा नहीं किया, जनता ने बीजेपी का कर रहे हैं स्वागत। वो इसलिए, और मैं इसका राइम कंप्लीट नहीं करना चाहता। ये नॉन सीरियस लोग हैं, और इनको कहिए आप पहले तय कर लीजिए आप जिहाद के साइड पे हैं या आप डेवलपमेंट विकास के साइड पे हैं। आजकल आप यहाँ पर कई नेताओं के लिए रोड शो वगैरह भी कर रहे हैं, ऑटो में भी बैठ के जाकर आप? ऑटो में तो हमेशा बैठता हूं। ऑटो वाले तो केजरीवाल जी के समर्थक माने जाते थे, उनके पोस्टर बैनर लगे रहते थे। ये तो निकला हमारा समर्थक, ये भाई साहब भागलपुर के थे, और भागलपुर में इनको अपने गांव में इनको कृषि योजना का लाभ मिला, 6,000 रुपए जो वर्ष के होते हैं। यहाँ पे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला, उनको उज्ज्वला योजना मिली, उनको बाकी चीजें मिली। तो ये तो अब मैंने थोड़ा सेलेक्ट किया था कि वो मिल जाएगा, वो तो सड़क पे खड़ा था। पर ये पहली बार नहीं है, मैं कई बार ऑटो में ट्रैवल कर सकूँ। क्या आपने यूनिवर्सिटी का चूंकि जिक्र कर दिया तो मैं पहले वही सवाल आपसे पूछ लूं। आप मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, हिंदू कॉलेज से, और मुझे ये पता चला कि आपने एबीवीपी से वहां चुनाव वगैरह भी लड़ा था। मैंने 1973 में, और मैं जीता भी था। अच्छा। और वो जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वोट जो है will be more, the gap will be more than of the other candidates put together। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको जेल में जबरन भिजवा दिया कि उसका नुकसान ना हो जाए, पब्लिक भावुक होकर उनके साथ ना चली जाए। नहीं, हमने भेजा केजरीवाल को जेल। अरे भाई साहब, अपने जो आपने वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू सो व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, कि मतलब जैसे बीज डालते हो उसी का आपको फल मिलता है। हम शराब के खिलाफ है, इतना बड़ा शराब का घोटाला किया कि उसकी तो फैक्ट्स दुनिया के सामने, परसेंटेज 2% से 12% बन गए। आपने एज कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, यू डिमांडेड एंड यू गॉट किकबैक्स एंड दोज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड देयर वेज इनटू द गोवा इलेक्शन। और एक कौन कह रहा है, लोग एविडेंस दे रहे हैं। तो क्या जो कंसर्न एजेंसी उनसे बात करना चाहती थी, 8 बार उनको निमंत्रण दिया, नहीं आए, 9th ओकेजन में पहुंच गए और स्टेट हॉस्पिटैलिटी में ले गए। अब पंजाब चल लेते हैं। पंजाब में गठबंधन में अब आप नहीं हैं, इसका आपको फायदा मिलने जा रहा है कि नुकसान होगा? नहीं, मैं तो कभी भी गठबंधन के हक में नहीं था, और मुझे लगता है इससे फायदा ही फायदा होगा। उसका कारण है, हम उस गठबंधन में, अच्छा खराब उसको छोड़िए, हम जूनियर पार्टनर थे, और उस गठबंधन में रहने के कारण हमारी छवि हो गई खराब। और ऐसा हो रेती की डकैती, नशे की डकैती, और हम रगड़े गए, और हमारी प्रेजेंस थी नहीं। अकाली दल ने आपकी छवि खराब कर दी? एकदम कर दी। मैं बता तो कैसे कर दी। पहले बात तो 117 की असेंबली, वहां हम 23 सीट से ज्यादा लड़े नहीं कभी। 7 लोकसभा सीटें, हम 3 से ज्यादा नहीं लड़े। अब क्या होगा, 13 लोकसभा सीटें, हम 13 लड़ेंगे। अगर हमारी कहीं प्रेजेंस नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेजेंस बनेगी। 117 असेंबली सीट से सारी 117 लड़ेंगे। तो आने वाला समय में बीजेपी उठेगी। आप डिप्लोमेट भी रहे हैं, उसी से जुड़ा एक सवाल पिछले दिनों में आपको ले जाना चाहता हूं। क्या कभी आपको जब दूतावासों में रहे या बाहर के देशों में जब आपकी तैनाती रही, मोदी जी या वाजपेयी जी, ये लोग कभी आपके पास गए? कभी? अरे एक बार नहीं, कई बार। अच्छा, कई बार। अगर मोदी जी से जुड़ा? नहीं, मोदी जी के पहले, अब वाजपेयी जी की बात की है। जब मैं, हम लोग लक्ष्मी और मैं पोस्टेड थे टोक्यो में, ये साल है 1977। आपको याद है कि 77 में मोरारजी भाई की सरकार बनी थी, वही है ना? तो अगस्त 15 1977 मुझे लग रहा है, या अगस्त 15 1978, मुझे एग्जैक्ट, आई विल हैव टू चेक द डेट। वाजपेयी जी आए एज फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री थे, और आए, और हमारे पास फोटोग्राफ्स है, मैं आपको सप्लाई भी कर सकता हूं। और झंडा, हमारी जो राजदूतावास है उसमें उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, और शाम को उनके स्पेशल असिस्टेंट थे। और मैं तो वाजपेयी जी को पहले से जानता हूं, यूनिवर्सिटी के दिनों का।
तो उन्होंने बोला कि अशोक मोबाई को कि इनको कहिए शाम को हम चलते हैं सिक्योरिटी वगैरह। तो मेरी छोटी सी एक होंडा सिविक गाड़ी होती थी सिल्वर ग्रे रंग की, तो लक्ष्मी, मैं, अशोक मोबाई और वाजपेयी जी, इनको मैं टोक्यो की साइट सीइंग कराने ले गया शाम को। यही जब वो आए थे, वो हमारे यहाँ से आके, टोक्यो से आके फिर वो जा गए कोरिया गए थे, साउथ कोरिया। ऐसे कई बीजेपी के लीडर, अडवाणी जी आए, वो हमारे घर में रहे। जब मैं बात कर रहा हूँ, जिनीवा में एम्बेसडर था, न्यूयॉर्क में था, और जिनीवा में तो मुझे याद है 2005 या 6 की बात है। मोदी जी, एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे श्याम जी किशन जी वर्मा, उनकी एशेस थी जिनीवा की क्रेमेटोरियम में, उनको लेने आए थे, तो मैंने उनको होस्ट किया था और वो मुझे कार्यक्रम याद है। अडवाणी जी न्यूयॉर्क में आए थे, हमारे यहाँ रहे थे। तो ये तो मेरा पुराना संबंध है विद्यार्थी परिषद के साथ। दिनों में जब मोदी जी से मुलाकात होती थी तब उनकी कैसी छवि आप देखते थे, तब से लेकर अब तक की जो उनकी मैं बता रहा हूँ, मोदी जी बहुत फोकस्ड और एकदम, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात, उससे भी पहले की बात, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये मोदी जी उनमें एक ड्राइविंग फोर्स है। इनकी जो पर्सनैलिटी है और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और विजन भारत के लिए, जो इनकी पहले बातें करते थे उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, व्यक्तिगत सवाल है थोड़ा सा, मैम आजकल किताबें लिख रही हैं? किताबें नहीं, उन्होंने एक लिखी है किताब आपकी जो 2.5 महीने में नेशनल बेस्ट सेलर हो गई है। अच्छा। बट मैं आपको बताऊं, ये किताब ये फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है उनके पेरेंट्स के बारे। अच्छा। और ये इसकी सेटिंग है 1920 से लेकर 1947 तक। और उनको बहुत देर से वो किताब लिखना चाह रही थी, पर वो भी फॉरेन सर्विस में थी और फिर यूएन में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थी। प्रॉब्लम ये था कि समय नहीं मिलता था। तो ऐसे जैसे कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, तो फिर वो 1.5-2 साल वो घर से निकले नहीं, उन्होंने किताब लिख दी। फिर तो आपकी जो जीवन यात्रा है उसमें जीवन संगिनी की कितनी भूमिका है? किसकी जीवन यात्रा जो आपकी है उसमें जो आपकी जीवन संगिनी है, जो आपकी अरे टोटल उन्हीं का तो है। अच्छा। कितनी की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब कि वो 67 टोटल वही है। टोटल और हाँ, और ये रेसिपी फॉर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस भी यही है। ये अच्छी एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको स्ट्रेंथ लेनी चाहिए रिलेशनशिप से। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी आपकी इस एडवाइस को फॉलो करेंगे। आप कितने फॉलो करेंगे पता नहीं, पर यह है कि एडवाइस अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। हर मुद्दे पर हर सवाल का जवाब आपने बेबाकी के साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।